आज से 50 साल पहले तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई। उस आपातकाल को लेकर कांग्रेस हमेशा घिरती रही और आज भी घिरी। सत्ता पक्ष लगातार हमले कर रहा है। संसद में लोकसभा के नए स्पीकर ने 1975 के आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव रखा। संसद में इमरजेंसी के दौरान मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया। इस दौरान सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और इसे बीजेपी का एजेंडा बताया। आपको याद होगा कि विपक्ष हाथों में संविधान लेकर सरकार पर निशाना साधता रहा है और संविधान के दुरुपयोग और संविधान बदलने की कोशिशों का आरोप लगाता रहा है। तो क्या सत्ता पक्ष ने इमरजेंसी की चर्चा और संसद में निंदा प्रस्ताव रखकर विपक्ष के निशाने का जवाब देने की कोशिश की है? आज हल्ला बोल में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर की कुर्सी संभालते ही ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने सीधा इंदिरा गांधी का नाम भी लिया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। कड़े शब्दों में अब सत्ता पक्ष की ओर से शेम शेम के नारे भी लगने लगे। हम उन सभी लोगों इमरजेंसी की चर्चा करके कांग्रेस पर संविधान के दुरुपयोग का आरोप भी लगा। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। हम ये जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी। इमरजेंसी की चर्चा करके लोकसभा स्पीकर ने उस वक्त के विपक्ष को दी गई प्रताड़नाओं की याद भी दिलाई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। इमरजेंसी की निंदा के बाद स्पीकर ने इस दौरान मारे गए लोगों की याद में सदन में मौन का ऐलान भी किया, लेकिन मौन सिर्फ सत्ता पक्ष ने रखा। विपक्ष नारेबाजी करता रहा। सदन की कार्यवाही खत्म हुई तो सदन के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष के सांसद इमरजेंसी को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। On 26 June 1975, early morning 6 a.m., then Prime Minister Srimati Indira Gandhi called emergency cabinet meeting. Prime Minister took the decision alone. Cabinet rectified on the morning of 26 June 1975. That is why today we passed the resolution in the House. Such demolition of the Constitution will not be allowed again. So we have taken a resolution. आज सरकार एक प्रस्ताव लाई और उस प्रस्ताव में उन्होंने 50 साल पहले की इमरजेंसी का जिक्र किया है। वो इमरजेंसी तो संविधान के अंतर्गत थी और जिसके लिए खेद भी व्यक्त कर दिया गया। इतने जनादेश उसके बाद आए हैं, तो आज जो प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, मैं उसकी निंदा करता हूं। 18वीं लोकसभा के पहले 2 दिन तक लगातार सदन में प्रधानमंत्री से लेकर सत्ता पक्ष के मंत्रियों और सांसदों को विपक्षी गठबंधन की तरफ से संविधान दिखाया जाता रहा। तो क्या संविधान हाथ में लेकर होती सियासत का जवाब आपातकाल के 50 साल पर कांग्रेस को घेर कर दिया जा रहा है?
देश के नौजवानों को ये संसदीय व्यवस्था में जो एक बीच के कालखंड में 75 में इमरजेंसी लगा, उसे नौजवानों को जानने का जरूरी है। जिस प्रकार से उन्होंने इमरजेंसी पर प्रस्ताव लाया और उसको पेश किया, उससे साबित हुआ कि हमारे स्पीकर महोदय अभी भी सरकार के दबाव में हैं। आज जिस तरीके से विपक्ष ने, जब माननीय स्पीकर के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया और इमरजेंसी की निंदा करने की बात जब सबने की, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया, विपक्ष क्या समर्थन करता है उस दौर का? जब आप पहला दिन ही राजनीतिकरण कर दिए सदन का, सब कुछ के बाद आपने रंग में भंग कर दिए और मूल्यों और नैतिकता का को आप संरक्षण भी नहीं दिया और आप कंप्लीट पार्टी के एजेंडे पर स्पीकर साहब को बाध्य कर दिए, तो ये तो गलत है, ये परंपरा तो गलत है। The motion is adopted. इमरजेंसी पर बवाल से पहले लोकसभा में ओम बिरला स्पीकर चुने गए। उम्मीदवार विपक्ष ने भी खड़ा किया, लेकिन ध्वनि मत से फैसला हो गया, वोटिंग की नौबत नहीं आई। उम्मीदवार चुने जाने के बाद पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें आसन तक पहुंचाया। फिर राहुल गांधी ने उम्मीद जताई कि लोकसभा स्पीकर विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। This time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. इशारों में विपक्ष ने नए चुने स्पीकर को संविधान की दुहाई दी। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। बिरला जी तो जरूरत क्यों है? यही लोकसभा अध्यक्ष है जो एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर रहा था। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ। 18वीं लोकसभा के संविधान को लेकर लड़ाई बढ़ रही है। आईना दिखाने की कोशिश दोनों ओर से है। विपक्ष आरोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष आपातकाल की चर्चा करके सबूत दे रहा है। आज तक ब्यूरो। हल्ला बोल में हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की ओर से, बलविंदर सिंह कांग सांसद आम आदमी पार्टी और राजीव रंजन जेडीयू का पक्ष हमारे सामने रखेंगे। जफर इस्लाम जी, क्या केवल इसीलिए इमरजेंसी का ये जिक्र आया, क्या केवल इसीलिए ये प्रस्ताव आया क्योंकि संविधान पर घेरा जा रहा था सरकार को? क्या इसी के लिए इमरजेंसी की याद दिलाई गई है? देखिए, आप याद कीजिए श्वेता जी, हर साल 25 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करती है। इस इमरजेंसी में जो उस वक्त जो हुआ था, वो काला दिन जिसने देखा है, जिसने उस काले दिन में को झेला है, वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज नहीं जिंदा, लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उन पे क्या बीती थी वो आप बीती भी सुनाते और किस तरह से कहर ढाया था उस वक्त की सरकार। और एक अचानक 12 जून को जो फैसला हुआ गलत तरीके से इलेक्शन में जीतने पे इंदिरा गांधी जी के, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके बाद जो है समझ में आ गया सरकार चलेगी नहीं, तो उन्होंने इस तरह का जो है अहंकारी फैसला लिया, पूरे देश पे थोपा। और खास के भारतीय जनता पार्टी उस वक्त के जो भारतीय जनसंघ थे, उसके ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जेल की सलाखों में 19 महीने के लिए ढकेल दिया। तो क्या ये सलाखों में डालना उनका फर्ज था? इमरजेंसी का काला खंड जो देखा हमने, उस पर क्या हम हर साल नहीं बोलते हैं? आज पार्लियामेंट में था, मौका था, पार्लियामेंट में इसको प्रस्ताव लाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर साल इसके बारे में निंदा करती है, पूरे देश में इसके प्रोटेस्ट करती है और आगे आने वाले सालों में भी करती रहेगी, चाहे ये पार्लियामेंट का सेशन रहे और अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं तो पूरे देश में। आज पूरे देश में इसके बारे में चर्चा हो रही, क्यों हो रही है? इसलिए कि हम चाहते हैं कि संविधान का
जो अपमान किया था उन लोगों ने, या तो माफी मांगे देश के सामने। आज कांग्रेस पार्टी खड़ी होकर माफी मांगे कि हाँ, संविधान का अपमान हमने किया है, और उस वक्त के बारे में बाद लोगों को कहे कि उस पर गलत हुआ था। लेकिन आज भी आप देखिए वेल पे जाके वो हंगामा कर रहे हैं। जब स्पीकर साहब इसकी निंदा कर रहे हैं तो वो स्पीकर साहब को हूट करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे समझ में आता है कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया इनका। आलोक ये शर्मा वही जी पार्टी है जिसने ठीक है। जिसने 1975 में इस तरह से करने के बाद किस तरह से जनता ने उनको नकारा था, वो भी सबको याद रहना चाहिए कि किस तरह से जनता ने उनको नकारा था। और आज भी वो खड़े नहीं हो पाए हैं, इसलिए कि जनता आज भी जानती है कि ये जो पार्टी है वो कभी भी समाज के लिए नहीं, सिर्फ अपने जीने के लिए रास्ता ढूंढती है, समाज के लिए नहीं, समाज में रहने वालों के लिए नहीं। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं और करते रहेंगे। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी अपना स्टैंड इस पर क्लियर किया है, आज इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? आज इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? क्या आप लोग को लग रहा है कि जो संविधान की प्रति हाथ में लेकर जिन मुद्दों को उठाया जाता है वो चीजें बीजेपी अगर इमरजेंसी की याद दिलाएगी तो वो चीजें मायने नहीं रखेंगी? क्या कारण रहा इतने गुस्से का? देखिए, मुझे लगता है कि गुस्सा इस बात से है कि एक तरफ कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की बात की जा रही है, कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की बात की जा रही है, सबके सहयोग की बात की जा रही है। एक तरफ जिस चीज के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने खेद भी जताया, उसके गड़े मुर्दे उखाड़कर पहले दिन ही देश का ध्यान भटकाने का काम शुरू कर दिया है, पहले दिन ही राजनीति शुरू कर दी है। और दुर्भाग्य ये है कि सुबह से जो तमाम अपोजिशन के लीडर्स ने जो बातें स्पीकर महोदय के लिए कही, उनके ऊपर एक रत्ती भर भी असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम सांसदों ने कहा कि आप इम्पार्शियल होकर काम कीजिएगा, अच्छा रहेगा। आपका कार्यकाल पिछले जो रहा वो पूरी तरह से पार्शियल रहा, आपने सत्ता के अनुसार पूरे सदन को चलाया। 150 सांसदों को आपने जिस तरह से सस्पेंड किया वो पूरे देश ने देखा है। आप अपोजिशन का रेस्पेक्ट करें, आप कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करें, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज ही पहले दिन ही जिस तरह की नकारात्मक राजनीति बीजेपी के इशारे पर, मोदी जी के इशारे पर, सरकार के इशारे पर स्पीकर महोदय ने की, अपोजिशन इस बात से गुस्से में है। यही लोकसभा अध्यक्ष से शायद मणिपुर के ऊपर भी जितने लोग मारे गए उसके ऊपर भी अगर एक आज 2 मिनट का मौन रखवा लेते तो बहुत अच्छा था। जफर भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि देश की जनता ने नकार दिया। अरे भाई, आप लोग तो इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार को 2.5 साल भी नहीं चला पाए इमरजेंसी के बाद, और 1980 में पुनः इंदिरा गांधी जी को स्थान दिया, और उसके बाद एक बहुत लंबा समय लगा कि कोई बहुमत की सरकार आप बना सकें। और बहुमत की सरकार जब बनी तो आपने इमरजेंसी से भी ज्यादा बुरा हाल अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी करके जिस तरह से तमाम संवैधानिक संस्थाओं का कचूंबर निकाला है, तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचा है, जिस तरह की मणिपुर की हालत है, जिस तरह से लोगों का पलायन हुआ है, लगभग 25 लाख पासपोर्ट यहां से सरेंडर हो गए हैं, और जिस तरह से आज तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, इमरजेंसी में नहीं होती थी ये चीजें। लेकिन फिर भी हमने खेद जताया था कि जो भी कुछ हुआ और जो हुआ वो प्रोविजन का संविधान के अंदर है। तो ये बाबा साहब का अपमान और ये और वो 1954 और 55 में ये आरएसएस बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाया करती थी सड़कों पर। आज अंबेडकरवादी बन रहे हैं लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि अपशुगन है ये संविधान। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पुणे के अंदर ये कहा था आरएसएस के लोगों ने कि संविधान की वजह से देश की एकता को खतरा है। ये क्या बताएंगे संविधान की बात। लेकिन आज का जो नजारा था वो मुझे लगता है कि पिछले बार से भी ज्यादा भयावह रहेगा। पिछली बार माइक बंद किए जाते थे, सेलेक्ट कमेटी नाम की चीज खत्म हो गई थी, किसी भी चीज पर जेपीसी नहीं बुलाई गई 10 साल में। लेकिन उसके बावजूद हम कहेंगे कि प्रभु इस सरकार को सद्बुद्धि दे। ये संसद बीजेपी का अखाड़ा नहीं। उम्मीद करेंगे कि आज जो तस्वीरें दिखी हैं कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ हाथ मिलाते भी दिखे, भले परंपरा रही, ये तस्वीरें भी देखते चलिए ना। श्वेता जी जी, आप आशंका जता रहे हैं, लेकिन देश की जनता के लिए उम्मीद भी बड़ी जरूरी है, और ये उम्मीद वाली तस्वीर है। जी, आप जल्दी से खत्म करें। जी, आप समझिए। जी, नहीं, देखिए, हम तो 10 सेकंड मुझे चाहिए। उम्मीद की बात कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बाद जिस तरह का कार्यकाल रहा, जिस तरह का 2 घंटे बीते,
और इमरजेंसी के ऊपर जिस तरह से तमाम तरह की राजनीति की गई वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो बताता है बीजेपी कितनी नेगेटिव है, बीजेपी कितनी नकारात्मक सोच के साथ इस संसद में गई है। ये बीजेपी ने आज पहले दिन ही प्रदर्शित कर दिया। और ओम बिरला साहब सत्ता पक्ष के इशारों पर काम करेंगे अगले 5 साल, उससे पता चल रहा है। ठीक है, आज के पहले दिन ही कहते हैं ना, हो हार बिरमान के हो 10 सेकंड मुझे चाहिए। ठीक है, जफर इस्लाम जी बताएं फिर। पालने में ही दिख जाते हैं, तो मुझे लगता है कि पालने में पता चल गया है। मैं आलोक जी को सुन रहा था, मैं आलोक जी को सुन रहा था और पार्शियल रहेंगे। अच्छा ठीक है, और ये भारतीय लोकतंत्र सुन के लिए लीजिए, खतरनाक संदेश है। देखिए, मैं आलोक जी को सुन रहा था, इन्होंने बात कही कि मैंने उसके बारे में दुख व्यक्त कर दिया है, निंदा हम लोगों ने कर दिया है, पहले किया है। भाई कोई गलत काम अगर 100 साल पहले हुआ, क्या जलियान वाला बाग जो हुआ उसको आज आप अप्रिशिएट करेंगे कि आज भी निंदा करेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, अगर इमरजेंसी का काला दौर वो देखा हम लोगों ने, तो क्या उसकी निंदा करेंगे या ऐसे हुट करेंगे स्पीकर के सामने? तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको जब आज खड़े होकर जब इसका प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव के समर्थन में आपको भी पार्टी लाइन नहीं देखना चाहिए। देश के हित में क्या था, तो एकता के लिए, अखंडता के लिए, और जो काला दौर देखा है उस चीज को उसकी निंदा करनी चाहिए थी, ताकि उस संविधान का जो अपमान हुआ है वो दोबारा अपमान ना हो। लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। आज भी वही कर रहे हैं जो आपने 1975 में किया था, और आज भी वही करना चाह रहे हैं जो आपने श्वेता जी पहले करके दिखाया। जफर इकबाल जी, ऐसे ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ये चीजें आप जो चीजें आलोक जी ने कही, उन्होंने आपको सीधे तौर पर ये कहा कि जो एक अच्छे माहौल में हो सकता था कि शुरुआत हो, पहले ही दिन इसका जिक्र आने से माहौल जिस तरह का लग रहा है उसे लेकर संशय हो रहा है उनको। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन पहले हम अपने सभी पैनलिस्ट को एक बार जोड़ लेते हैं। मलविंदर सिंह कांग जी, आपने भी जब आम आदमी पार्टी और साथ में चुनावी नतीजों का जब आपने एक तरह से एनालिसिस किया था, आपने भी कुछ इस तरह के इशारे किए थे। हालांकि उस समय केवल बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल से किस तरीके से अधिकारियों से कुछ ऐसा हो सकता है तालमेल जिसके कारण ऐसे नतीजे रहे, इन चीजों का भी जिक्र किया। और ये सारी चीजें लोकतांत्रिक परंपरा अच्छी होने की ओर इशारा नहीं करती हैं। आज की तारीख में जिस तरह से शुरुआत हुई, इमरजेंसी का जिक्र आपके हिसाब से जरूरी, गैर जरूरी, संविधान लहराना जरूरी, गैर जरूरी, क्या सिंबोलिज्म से हम चलते रहें या फिर जो बड़े मुद्दे हैं उनकी तरफ देश आगे बढ़े? अब श्वेता जी देखिए, कांग्रेस के जमाने में डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी 1975 में, आज अनडिक्लेयर्ड और उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी हुई है। इमरजेंसी के हालात उससे भी बदतर हैं। विरोधी लीडर्स के खिलाफ किस तरह की झूठे वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है। लोअर कोर्ट के जजमेंट आने से पहले अपर हाई कोर्ट तक जाई जा रही एजेंसीज, किस तरीके से झूठे केस बनाए जा रहे हैं। एक में जमानत मिलने के आधार बन रहा है, तब तक दूसरी एजेंसी पीछे लगा दी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ यही हुआ। पूरी तरीके से अपोजिशन के साथ जो है वेंडेटा किया जा रहा है। किसान, पिछले पंजाब के किसान कई महीनों से हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हैं। मणिपुर 1 साल जलता रहा, प्रधानमंत्री जी बोले नहीं। कई जो हमारे अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन जैसे जो जिनकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उनमें से सुप्रीम कोर्ट की रिप्रेजेंटेशन खत्म कर देनी, तो ये तमाम इशारे करते हैं कि आज जो हालात हैं देश के, वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से भी खतरनाक हैं, कोई अच्छे नहीं है। और हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे जो 1975 में हुआ है कांग्रेस के समय, बिल्कुल नहीं। आज लोकतंत्र की जो परंपराएं आपने देखा अभी पिछले कल ही, ये एक हेल्दी परंपरा रही है हमारे लोकतंत्र की कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को देना और स्पीकर जो है सर्वसम्मति से चुने जाते हैं। आज पहले दिन ही इस तरीके की बातें सदन के पटल पर आना मुझे लगता है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज हालात बहुत बदतर बनते जा रहे हैं। हर एक जो वर्ग, मजदूर, किसान, कारोबारी, कर्मचारी, हर एक आदमी पिसता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो अमीर घराने, कारपोरेट घराने, उनको फायदा नजर आ रहा है। और 13 लाख करोड़ से ऊपर के राइट ऑफ करने कर्जे कारपोरेट के और किसान का एक नया पैसा भी माफ नहीं करना, तो ये कहाँ जा रहा है? महंगाई कहाँ जा रही है? बेरोजगारी कहाँ है? अरुणाचल में दखलंदाजी कैसे बढ़ रही है? ये कंस्ट्रक्टिव इश्यूज उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है आज अगर बात होती तो
लोकतंत्र की मर्यादाओं की हेल्दी परंपराएं जो हमारी लोकतंत्र की रही उस पे होनी चाहिए थी। और देश को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पे प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन और स्पीकर साहब को इस पे चर्चा कराते तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन राजीव रंजन जी, संकेत बहुत स्वस्थ आए नहीं। संकेत ऐसे आए कि अभी बहुत ज्यादा खींचतान, उठापटक सब चलेगी, क्योंकि एक तस्वीर जरूर आ जाती है जहां पर हम सौहार्द देखते हैं, लेकिन उसके बाद ही स्पीकर पर भी कटाक्ष हो जाता है, स्पीकर की तरफ से निंदा प्रस्ताव लाया जाता है और उसको लेकर एक बार फिर हंगामा। राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है ये अस्वाभाविक नहीं है। अगर संविधान, लोकतंत्र जो कांग्रेस की ओर से लगातार मुद्दे पूरे चुनावी विमर्श में उठाए और जनता ने जो जनादेश दिया है वो इन तमाम मुद्दों को उन्होंने खंगाला है। जो एनडीए का पक्ष था उसको भी जनता ने सुना, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बयानों को भी जनता ने सुना और उसके बाद का ये जनादेश है। उसके बाद शपथ ग्रहण जैसे औपचारिक और पारंपरिक कार्यक्रम संविधान की प्रति लेकर आना, कहीं ना कहीं आप अविश्वास का जो ये संकट है वो आप बलात् थोपना चाहते थे। आपकी मंशा बिल्कुल साफ थी और अगर ऐसा नहीं होता तो जब आप शपथ ग्रहण करते हैं तो निसंदेह भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 और संविधान की तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप है उस निर्धारित प्रारूप को ही आप रख करके आप वहां शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं, पहली बात। तो फिर ये आपने रखा, वो सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत के लिए, भारत जैसे लोकतंत्र के लिए, लेकिन उसके जरिए जो संदेश आप देना चाहते थे वो बहुत वाजिब नहीं था। अगर इमरजेंसी को लेकर के आपका इतना बड़ा ऐतराज है जिसकी चर्चा की गई है, मुझे लगता है ये सदियों में ऐसी कोई घटना होती है और ये तो हिंदुस्तान के 77 वर्षों का जो ये लोकतंत्र है इसके सबसे काली तारीख के तौर पर जिसे हम याद करते हैं, जिसके बाद जो लगातार लाखों लोगों को यंत्रणाओं का शिकार होना पड़ा है और इसी बिहार की धरती से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर जिस तरह का ये आंदोलन हुआ जिसने सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और कई सवाल सामने रखे और जनता ने कांग्रेस की उस समय की तत्कालीन सत्ता को उखाड़ फेंकने का फैसला किया। तो ये एक ऐसी तारीख है जिसको लेकर कांग्रेस भी अनेक अवसरों पर, कांग्रेस के अनेक नेताओं ने भी माफी मांगी है। तो फिर मैं मानता हूं कि आज इस पार्लियामेंट के सत्र को लेकर ये एक संजोग भी है कि ये 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इसकी चर्चा पर आपको इतनी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। आलोक जहां जी, तक टकराव का जी आलोक जी ये बताइए। जी राजीव जी खत्म कर लीजिए। जी नहीं, मैंने अपनी पूरी बात कर दी है। जी आलोक जी ये बताइए कि जो राजीव जी भी बात उठा रहे हैं और जफर इस्लाम कह रहे हैं कि अगर आज की तारीख वो है जो 1975 के बाद 50 साल का एक दायरा दिखाती है, तो तारीख के हिसाब से तो तिथि हो गई, वो दिन हो गया। अब अगर इसमें एक निंदा प्रस्ताव आता है जिसमें कंडेम किया जाता है इमरजेंसी को इंपोज करने को लेकर, तो आपको उस निंदा प्रस्ताव पर आपत्ति है? कांग्रेस पार्टी की आपत्ति सबसे बढ़कर किस चीज पर रही? देखिए, निंदा मतलब निंदा तो आप लोग भी करते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि निंदा प्रस्ताव पर देखिए, मैं समझता हूं निंदा करें, कुछ भी करें, जब 1980 में ही इमरजेंसी का जो दौर था, जनता ने उससे बड़ा जो भी उससे बुरा दौर था 77 से 80 का, वो देखा। क्या आज तक कभी मीडिया ने ये चर्चा की कि 1977 से और 80 तक कितने मीडिया कर्मी जेल में गए उस सरकार में और कितने कांग्रेसी जेल में गए? शायद मीडिया नहीं कर पाएगा। मैं कहूंगा कि निंदा प्रस्ताव आप खूब करें। जिस देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हों और जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा तमाम मौकों पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोगों ने की हो, आज संसद के पहले दिन ही उन प्रधानमंत्री का नाम लेकर अगर आप निंदा करते हैं तो ऐसे स्पीकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। हमें निंदा करने नहीं करने से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका कारण है कि 1980 में जनता ने वापस पुनः हमें चुना। हमारे से जो गलती रही उसका खेद व्यक्त हुआ, लेकिन क्या मणिपुर के लिए मोदी जी खेद व्यक्त करेंगे कभी जीवन में? क्या हिंदुस्तान का मीडिया कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के और मोदी जी से खेद व्यक्त करवा पाएगा?
ये डिक्लेयर्ड जो इमरजेंसी से भी जो बुरा हाल है, क्या उससे कभी देश वापस आ पाएगा? क्या नीट की परीक्षा में जो लाखों बच्चे सड़कों पर हैं, उसके लिए बीजेपी कभी माफी मांगेगी? मैं समझता हूं कि आज भी पहले दिन ही पहले प्रोटर्म स्पीकर के ऊपर राजनीति हुई। क्यों डरते हैं इतने लोग? जो प्रोटर्म स्पीकर 2 दिन 3 दिन तक, जब तक शपथ है तब तक होने थे, उसमें भी राजनीति, उसमें भी परंपरा को तोड़ा। पिछले 5 साल बिना डिप्टी स्पीकर के आपने चला दिए, तब तो कहीं संविधान का हनन नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से स्पीकर के ऊपर कॉन्सेंसस बनना चाहिए था, नहीं बना। किस तरह से डिप्टी स्पीकर का पता ही नहीं है कि डिप्टी स्पीकर कब बनेगा, नहीं बनेगा, क्या विपक्ष को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 5 साल तक डिप्टी स्पीकर नहीं रहा, लेकिन सरकार से हमने कभी किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, बताया कि क्यों नहीं रहा। अरे भाई, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार थी। केवल एक राग लेकर उसको अलाप देना, और वो भी इस पहले दिन संविधान, जिस समय पर तमाम चीजें हम डिस्कस करके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी मेरे भाई राजीव रंजन जी कह रहे थे कि संविधान के प्रति क्यों लेकर चले गए। लगता है जेडीयू पर बीजेपी का और आरएसएस का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। क्या संविधान की प्रति को ले जाना भी गलत है? एक देश के प्रधानमंत्री वहां पर संविधान पर माथा टेकें, मैं नौटंकी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, और 10 साल तक संविधान का पूरी तरह से उसको कुचल दें, उसके बाद वो तो ठीक है, लेकिन विपक्षी अगर संविधान की कॉपी ले जाएं तो वो गलत है। ये कहां से सोच आ रही है? आज पूरी तरह से देश ये चाहता है कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। पिछले 10 दिन की जो घटनाएं हैं सरकार बनने के बाद की, वो देखिए आप। कहीं पर आग लगी, उसका कोई एक व्यक्ति जेल में नहीं जाता है। गुजरात के अंदर इतने बच्चे मर गए, वो गेमिंग जोन में किसी ने आवाज नहीं उठाई, सब गायब हो गए। मोरबी कांड में सब लोग बरी हो गए। आज पूरी तरह से नकारात्मकता का माहौल है। इस नकारात्मकता से पॉजिटिव लाने में सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि युवाओं के अग्निवीर को समाप्त हो, नीट एग्जाम को समाप्त किया जाए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 50 साल पहले इमरजेंसी में क्या हुआ था, उस पर चर्चा करेंगे। अरे जो आरएसएस के पिट्ठू आप लोगों ने तमाम जगह पर एग्जामिनेशन बॉडीज में बैठा दिए हैं और वो पूरे भविष्य को, युवाओं को खत्म कर रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं चाहते हैं आप। जफर इस्लाम जी, नीट का एग्जाम खत्म नहीं होगा कांग्रेस, क्योंकि उसने उस कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, व्यक्ति ने, आपके सभी विरोधी जो कह रहे हैं कि सरकार दरअसल कंसेंसस चाहती ही नहीं है, क्या बीजेपी के रुख को देखकर ऐसा लग सकता है? प्रोटेम स्पीकर को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन बीजेपी ने वही किया जो वो चाहते थे। स्पीकर को लेकर सारा, डेप्यूटी स्पीकर को लेकर अभी तक सुगबुगाहट नहीं, आहट नहीं है कि क्या आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। देखिए श्वेता जी, जहां तक स्पीकर का सवाल है, तो स्पीकर जो है वो बिल्कुल सबकी सहमति से ओम बिरला जी को बनना चाहिए। कोई स्कोप भी नहीं था उनके पास, कोई हेडरूम नहीं ऐसा है जहां पर वो इस तरह की फ्रिक्शन क्रिएट करके उनको कामयाबी मिलती। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को नहीं माना, कंसेंसस को ठुकरा दिया, और ये जानते हुए कि उन्हें जब सदन के पटल पे जब अगर वोटिंग होगी तो वो पूरे तौर से ध्वस्त हो जाएंगे। उसके बावजूद, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने लोग उनके साथ जो खड़े दिखते थे वो भी खड़े नहीं दिखेंगे। उसके बावजूद इन्होंने बस एक मुद्दा बना के रखा। शायद अगर ये डिप्टी स्पीकर की बात करते, जब डिप्टी स्पीकर की बात का उसका चयन का समय आता तो उस वक्त उस पर चर्चा करते, हो सकता था कोई सहमति बनती। लेकिन जब अपने गरिमा में झांक के देखिए, आप कर्नाटक की सरकार को देख लीजिए, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एक ही पार्टी के, केरला में उठा के देख लिए, वेस्ट बंगाल में उठा के देख लिए, कई सी सरकारें हैं जहां पर वहां पर डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों एक ही पार्टी के हैं। तो यहां क्यों हंगामा? और अगर हंगामा इस वक्त तो करने की जरूरत नहीं थी, जब आपको डेप्यूटी स्पीकर की बात आती उस वक्त उस पर चर्चा कर लेते। लेकिन इन्होंने बार बार ऐसा कहा है कि चूंकि इनकी कुछ सीटें ज्यादा आ गई है तो हम इस बार पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। ये बार बार इंडिकेशन है, एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स को फॉलो करेंगे। जो एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का जो रोल होना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल नहीं करेंगे, बल्कि हम जो समाज के लिए, बेहतरी के लिए, समाज के अच्छे के लिए हम जो लेजिस्लेशन लेके आना चाहते हैं उस लेजिस्लेशन को बनने में हम कठिनाई पैदा करेंगे। वेल में जाके
डिसरप्ट करेंगे पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। पिछले बार इन्होंने दिखाया था और अब बार बार कह रहे हैं कि जब हमने पिछले बार कम संख्या होने के बावजूद भी किया था तो इस बार और ज्यादा करेंगे। यही तो भाषा वो बोल रहे हैं। हम उनसे चाहते हैं कि अगर आप पार्लियामेंट को आप चाहते हैं कि कंसेंसस हर चीज में रहे तो पार्लियामेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट फंक्शन करना चाहिए और मुद्दे ऐसे उठाइए जो बीएससी में डिस्कस हो गए, जो एडवाइजरी कमेटी में जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो डिस्कस हो गया वही मुद्दे को जाके पटल पे जाके डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन होता क्या है श्वेता जी कि जब ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो ये सब कुछ सहमति वहां पर हो जाती है, देयर इज अ मीटिंग ऑफ माइंड्स। बट जब इनको जाते हैं पटल पे तो फिर से वही जो नेगेटिव नकारात्मक जो उनका रुख होता है वो दिखने को मिलता है। और मैं आज आपको एक बात बोलता हूं श्वेता जी, देखिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं जिस तरह से आज आप यहां पर जो पूरा डिबेट करा रही हैं, आपको भी देखिए ऐसा लग रहा है आपने सबको मौका दिया तो है, अच्छा डिबेट हो रहा है, सबको अपनी अपनी बातें करने का मौका मिलेगा। वही तो कह रहे हैं कि जब उनको डिसरप्ट म्यूट कर दिया जाता था तो सबको कि उनकी आवाज को सुना नहीं किया जाता था। ये नहीं ऐसा नहीं है, उनकी आवाज पूरी सुनी जाती है लेकिन वो आवाज कहां सुनाना चाहते हैं? पटल पे नहीं, सदन के पटल पे नहीं, बल्कि टीवी जो चलता है उस पे वो कहीं ना कहीं विरोध अपना जताना चाहते हैं और विरोध दिखाना चाहते हैं देश की जनता को कि हम विरोध कर रहे हैं। यहां ये क्या सही है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आप अपने जो डिस्कशन किया बीएससी में आप लेकर आइए, मुद्दों को लेकर आइए। बीएससी में जो डिस्कस हुआ वहां एक बार सहमति बनी, उस सहमति के बेसिस पर आपको टाइम अलॉट होता है और टाइम अलॉट होने के बाद उस पर जो है आप चर्चा करते हैं। लेकिन ऐसा ही ना डिलिबरेट करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, डिस्ट्रप्शन करना चाहते हैं और यही उनका अप्रोच रहा है। मलविंदर सिंह कांग जी, क्या विपक्ष केवल ऑप्टिक्स के लिए ये विरोध प्रदर्शन करता है, केवल इसी के लिए ये चीजें हो रही हैं? क्या विपक्ष की तरफ से एक डिसरप्टिव कोशिश रहती है कि हम काम ही नहीं होने देंगे? जो आरोप लगाए जा रहे हैं पहले भी लगाए गए और अब चाहे आप ये कहिए कि संख्या बल ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद अगर यही चीज है, क्या यही नजर आता है संसद में? क्योंकि आम आदमी जब देखता है तो उसे क्या लग रहा है कि हम तो इंतजार कर रहे थे इस मुद्दे पर बात होगी, लेकिन जिन चीजों पर बात हुई और विरोध प्रदर्शन हुआ वो मुद्दे तो बिल्कुल अलग रहे। देखिए श्वेता, हेल्दी डेमोक्रेसी में, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में अपोजिशन का सबसे अहम रोल है और मुझे लगता है उनको मौके भी ज्यादा मिलने चाहिए अगर हमने देश को आगे बढ़ाना है। और अब ये दायित्व बनता है, जो जिम्मेवारी बनती है, जो हमारे कस्टोडियन हैं हाउस के ऑनरेबल स्पीकर साहब, उनकी जिम्मेवारी है कि कम से कम अपोजिशन को पूरा मौका मिले और कंस्ट्रक्टिव इश्यूज पे ही डिबेट हो। सारा कुछ अच्छा होने के बावजूद अगर आप आखिर में फिर पीछे की तरफ मुड़ेंगे, 1975 में बुरा हालात हुए, आज भी बहुत अच्छे हालात नहीं है, क्या हमने आगे नहीं बढ़ना? क्या हम यहीं पे खड़े रहेंगे? देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका जिक्र कभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, अपोजिशन के लीडर भी करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं। आज उस चुनौतियों से लड़ने का समय है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। अग्निवीर का जिक्र हमारे कांग्रेस के दोस्त मित्रों ने किया है। तो हम तो चाहते हैं आज कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन जो हाउस में हो और एक मजबूत अपोजिशन है, तो मुझे लगता है ये देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अच्छे साइन है, बशर्ते कि जो कस्टोडियन है हाउस के उनको पूरा मौका दे। राजीव रंजन जी, हालांकि आप पर आलोक जी ने आरोप भी लगा दिया कि जेडीयू पूरी तरीके से रंग में रंग चुकी है बीजेपी के, लेकिन उससे परे क्या इस समय आप ये उम्मीद देख रहे हैं? क्योंकि अब देखिए इसके बाद अब जब ये सत्र खत्म होगा, अभी तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, वो उस पर जब चर्चा पूरी होगी, प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे, अभी तो यही समझ में आ रहा है कि हर एक दिन मुद्दा कोई ना कोई ऐसा जरूर उठेगा जिसकी आड़ में लोग कहेंगे कि हमारा मुद्दा कहां गया। देखिए श्वेता जी, आलोक जी ने जो भी बातें कही, मैं समझता हूं पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से उन्हें अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए कई तरह के तर्क ढूंढने पड़ते हैं, वो ढूंढेंगे। सवाल यह है कि अगर 50वीं वर्षगांठ पर निंदा प्रस्ताव की बात अगर हम करते हैं, ये उन्हें पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है उनकी पसंद या नापसंद हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखती है। ये पूरे देश के लिए उस त्रासदी, उस विभीषिका को लेकर अच्छे शब्द तो नहीं निकल सकते। पहली बात, खुद कांग्रेस के अनेक नेताओं ने भी उसके लिए माफी मांगी और मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा संविधान एक पवित्र ग्रंथ है
भारतीय लोकतंत्र का सबसे पवित्रतम जो ग्रंथ हो सकता है वो भारत का संविधान है, लेकिन जब आप शपथ लेते हैं संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत तो फिर ऐसे संदेश देने की जो कोशिशें हैं उनका कोई औचित्य नहीं है, और वो भी जब पूरी तरह से एक परंपरागत जो कार्यक्रम है उसमें आपकी उपस्थिति है। तो मैंने बस इतनी बात कही, और संविधान ले जाने से मेरा कोई इतराज नहीं था। जहां तक संसद की कार्यवाही और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच के समन्वय का सवाल है, निसंदेह देखिए ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। सत्ता पक्ष के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण दायित्व होगा, और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से जो आने वाले 5 वर्षों का जो रोडमैप है वो देश के सामने हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक जो संसद की कार्यवाही को लेकर के जितने बिल्स अभी आएंगे और उन पर आप जब अपने विचार रखेंगे, बहस थोड़ी ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, तो शायद वोट आपके पास कम भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक प्रभावशाली विपक्ष है। जिम्मेदारी के साथ आप इस देश के भविष्य के निर्धारण में आप बेहतर भूमिका का निर्वहन करेंगे। अगर लगातार केवल विपक्ष का मतलब हंगामा और टकराव अगर है, तो निसंदेह विपक्ष का जवाब सत्ता पक्ष वैसे ही देना चाहेगी, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, और इससे जनता का हित होगा, क्योंकि उसकी गाढ़ी कमाई से ही इन सत्रों का संचालन होता है। ये बेहद अहम है कि ये जो सामने में जो ये आने वाले जो 5 वर्ष हैं, आपको 2029 में बेहतर चेहरे के साथ अगर जाना है, तो इन 5 वर्षों का सही इस्तेमाल आपके लिए भी करना उतना ही आवश्यक है। आलोक शर्मा जी, आज जयराम रमेश जी ने भी जब इस पर अपनी टिप्पणी दी तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बाद इतने चुनाव हो गए हैं और उसमें अलग अलग चुनावों के जरिए वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं कि जनता किस हिसाब से इसे देख रही है। अब उस हिसाब से देखिए तो इन चुनावों में बड़ा मुद्दा संविधान को बनाया गया, सीटें कम जरूर हुई लेकिन जनता का मैंडेट तो एनडीए की तरफ ही रहा। तो इसका पर्याय उस हिसाब से क्या निकाला जाए कि अगर आज भी नेता इसी की बात कर रहे हैं कि संविधान को खतरा है और लोकतंत्र को खतरा है? उसका सीधा सीधा कारण यह है कि यह हथियाई हुई सरकार है, और इसमें बहुत सारे हथियाने में बहुत सारे हथियार थे और बहुत सारे किरदार थे। उसमें जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब थे, और मीडिया सबसे बड़ा हथियार था। इन सब हथियारों के आधार पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक बिसात बिछाई गई, और इलेक्शन कमीशन के बाद तमाम जो मीडिया, बीजेपी और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, एक नेक्सस बनाया गया। तो यह हथियाई हुई सरकार है, लेकिन क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और इसमें कौन कौन से किरदार थे वो मैंने बता दिया आपको। अब बात आती है कि पिछले लोकसभा में क्या क्या हुआ। इन्हीं स्पीकर महोदय के टाइम पे सैकड़ों बार माइक या तो बंद किया गया या माइक को कम किया गया। 3 काले कानून बिना डिस्कशन के संसद से पास हो गए, स्पीकर महोदय ने नहीं कहा। नोटबंदी में लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए, आज जेडीयू के साथी को टैक्स पेयर्स के पैसे की चिंता है। 2.5 महीने तक संसद नहीं चलने दी 2G पर, और फिर सारे बरी कर दिए। और उसको क्या कहेंगे आप? कौन माफी मांगेगा उसके लिए? शायद कोई नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि माफी मांगने की परंपरा नहीं है। मैंने अभी मणिपुर के लिए कहा, आप कहते हैं कि साहब सबको मिलकर चलना चाहिए। मणिपुर पर स्टेटमेंट सुना था घमंडिया का। मैं घमंडिया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि घमंडिया विपक्ष के लिए पूरे चुनाव में उपयोग किया गया। जिस देश के प्रधानमंत्री की सोच ये हो कि विपक्ष जो है वो घमंडिया है, विपक्ष जो है वो कांग्रेस मुक्त होना चाहिए, देश जो है वो 80-20 और हिंदू मुसलमान और मुजरे और मंगलसूत्र पर चुनाव लड़कर आया हो, तो उससे क्या उम्मीद कर सकता है ये देश? वो देश को केवल विभाजन के रास्ते पर लेकर जाएगा, इससे आगे कहीं नहीं लेकर जाएगा। चाहे मणिपुर हो, चाहे लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे नोटबंदी हो, 3 काले कानून हो, पेगासस हो, राफेल हो, इस संसद का क्या रवैया रहा पूरे देश ने देखा। 150 सांसदों को सस्पेंड करके आईपीसी के अंदर धाराओं में जो परिवर्तन किए गए। माननीय राहुल गांधी जी का फैसला हाईकोर्ट का आता है, एक दिन ये स्पीकर महोदय नहीं रुक सकते हैं और बाकियों के लिए रुकते हैं। आप बात आती है कि स्पीकर महोदय के ऊपर तमाम तरह के जो 10 साल के आप रिकॉर्ड देखेंगे विधानसभाओं के, अरे भाई बीजेपी ने कब कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर कौन से राज्य में बना दिया? आपने तो 1 दर्जन से ज्यादा सरकारें
जांच एजेंसियां चलिए, और आकलन स्पीकर का विश्लेषण सब दुरुपयोग चलता करके रहेगा, बनाया। लेकिन क्या सैयद ये जफर सच नहीं इस्लाम है कि जी, सुप्रीम क्या कोर्ट ने- सरकार सुप्रीम लोगों कोर्ट को ने इस पूरी बात को तरह लेकर से आश्वस्त कर महाराष्ट्र सकती में है आपको कि फटकार लगाई स्पीकर के इस ऊपर? रुख के साथ और ये अभी जो शुरुआत हुई है इससे कुछ अलग होगा आगे का सफर? क्या इस बात को लेकर लोग आश्वस्त रह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अच्छे से संभाल लेंगे और सहमति, जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं कि बहुमत नहीं सहमत उसकी जरूरत है, उससे चलेगा यहां पर कामकाज? देखिए श्वेता जी, आपने देखा है इतिहास कांग्रेस का, यूपीए का, खासकर कांग्रेस पार्टी ने जब अकेले सत्ता में रहती थी तो उन्होंने आर्टिकल 356 को कितने बार इन्वोक किया? लगभग 100 बार। सरकारें गिराने, कॉन्स्टिट्यूशन को धज्जियां उड़ाने का काम उन लोगों ने किया। चुनी हुई सरकार को गिराना, अगर कोई भी स्टैंड लेता हो, खिलाफ बोलता हो, तो उसको आप गिरा दीजिए। ये सब परंपरा जो है 2014 से पहले इन लोगों ने बहुत कर लिया। 2014 के बाद आप बताइए कभी भी हम आर्टिकल 356 को इन्वोक किया? किसी चुनी हुई सरकार को गिराया? लोगों ने हमारे खिलाफ कितनी बातें की, कितने सारे नहीं, कितने, एक मिनट बीच में मत आलोक जी, आप बोल रहे थे, आपने बहुत कड़े आरोप लगाए हैं, वो चुप रहे थे जी। देखिए आलोक जी, यही तो है, आपको दिखाया मैंने, यही आईना दिखाना चाहता हूं आपको कि आप सदन में भी यही कर रहे थे जो अभी करना चाह रहे हैं। नहीं, आईना आपको इसलिए दिखाना जरूरी था कि आपका ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है नहीं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।